बच्चों, आज के लेक्चर में सेकेंड ईयर बायोलॉजी से कुछ सवाल हमें डिस्कस करने हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि उनको रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होते ना। अच्छा, आप जानते हैं कि हमारे बुक के अंदर हर चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वो रीजनिंग क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं। अगर हम वो सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा खासा हमारे सामने जो है वो रीजनिंग क्वेश्चंस का सलूशन आ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये लेक्चर। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे एक एक करके तमाम जो ज़ूलॉजी के सिलेबस में जो चैप्टर्स शामिल हैं, तो उन तमाम चैप्टर्स के अंदर एक एक करके हम रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 15 ज़ूलॉजी के सिलेबस में और किताब का जो पहला चैप्टर है, आप जानते हैं कि होम्योस्टेसिस है, जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 15। इस चैप्टर के आखिर में लास्ट में जो एक्सरसाइज है, उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें पहला क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई द फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये मैंने उसका आंसर लिखा है। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारा एक शॉर्ट आंसर का एक पैटर्न होता है। शॉर्ट आंसर की एक मैक्सिमम लेंथ होती है, उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। तो मैंने इस लिहाज से मैंने ये 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो आप देख सकते हैं। तो आंसर को आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे, द फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज होम्योस्टेसिस। जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी होती है, उसी स्टेबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इज क्रूशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सेवरल रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए ये इंटरनल एनवायरनमेंट का स्टेबल रहना, इंटरनल एनवायरनमेंट का एक कांस्टेंट या एक टॉलरेबल लिमिट में मेंटेन रहना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें हमने 2 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। पहला है ऑप्टिमल फंक्शनिंग। तो आंसर में हमने लिखा है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन इंटरनल कंडीशंस within a narrow range that is optimal for biochemical reactions and cellular functions। जो भी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो एक ख़ास एक रेंज के अंदर, एक पीएच रेंज, एक टेम्परेचर की रेंज, ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उस लिमिट में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हैं, पॉसिबल हैं। अगर रेंज आउट हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये तमाम सेलुलर फंक्शंस, यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर एक्सक्रीशन, सेल के अंदर और जो भी न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट हो सकता है इस सिलसिले में, वो है सर्वाइवल। It allows organism to regulate body temperature, pH level, nutrient level and fluid balance। ये जो फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, इसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता रहता है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, पीएच मेंटेन रहती है, न्यूट्रिएंट्स का लेवल मेंटेन रहता है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहता है। फ्लूइड बैलेंस का मतलब है, मेन चीज़ है वाटर बैलेंस। इवन इन फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब ये इसको इस तरह से कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई फ्लक्चुएशन भी हो रहा है किसी भी हवाले से, तो ये जो सिस्टम है बॉडी का फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन का, ये बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, बॉडी को इंटरनली बैलेंस करता रहता है। फ्लक्चुएशन आउटसाइड द नॉर्मल रेंज कैन लीड टू सेलुलर डैमेज, डिसफंक्शन एंड डिजीजेस। अगर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर उसको
कंट्रोल ना किया जाए, उसका इम्पैक्ट अगर इंटरनल बॉडी पर भी पड़ जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो बहुत सारे एडवर्स एक्टिविटीज़ या एडवर्स इफेक्ट हमें नज़र आ सकते हैं, जैसे कि सेलुलर डैमेज, बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, डिसफंक्शन हो सकता है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हैं वो काम करना छोड़ देंगे और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार हो सकता। तो ये बच्चों पहले आंसर का, पहले रीजनिंग क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड है वाई, सेकंड अब क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स काउंटरएक्ट अपॉन ईच अदर। ये देखिए, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, ये आपस में, इनका आपस में लिंक होता है। तो ये क्यों आपस में राब्ते में होते हैं, तो ये बताया गया है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव फीडबैक इनिशिएट रिस्पॉन्सेस रैपिडली व्हेन नीडेड। अच्छा, अब पहले तो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक जो है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है, वाइल नेगेटिव फीडबैक ensures that these responses are finely tuned and controlled to prevent overshooting or undershooting the set point। नेगेटिव फीडबैक का काम यह है कि पॉजिटिव फीडबैक ने जो चीज़ फौरी तौर पर प्रोड्यूस कर दी है वो चीज़ जो है वो ओवर लिमिट ना हो जाए। अगर पॉजिटिव फीडबैक ने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया है तो नेगेटिव फीडबैक का काम यह है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का सेट पॉइंट है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया और 37 से मज़ीद आगे निकलने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक जो है वो इंटरफेयर करेगा और जो मज़ीद यानी टेम्परेचर बढ़ने का सिलसिला है 37 से और ऊपर जा रहा है उसको कंट्रोल करेगा ताकि जो नॉर्मल सेट पॉइंट है उसके नज़दीक टेम्परेचर को रखा जाए। ओवरऑल द इंट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, अडैप्टिंग टू चेंजिंग कंडीशंस एंड इंश्योरिंग द प्रीसाइज रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं और बॉडी के अंदर होने वाले जो भी एडवर्स चेंजेस हैं उनको जो है वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज एक्वाटिक ऑस्मो रेगुलेटर्स ओवरकम द ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। तो जो ऑस्मो रेगुलेटर्स, अच्छा अब देखिए पानी के अंदर दो तरह के एनिमल्स का जिक्र किया गया है, एक होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर। देखिए ऑस्मो कॉन्फॉर्मर वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो पानी का एनवायरनमेंट है वो उसके बिल्कुल इक्वल होता है, उसके बिल्कुल बराबर होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो वो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर कहलाते हैं। तो उनको इस तरह के किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर कोई एनिमल ऐसा है जिसकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब है बाहर जो वाटर में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, बॉडी के अंदर भी वाटर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट हो गया, तो वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, वो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर में ऐसा नहीं होता, बॉडी का जो इन्वायरमेंट का जो भी टेम्परेचर है उसके मुकाबले में बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो या तो हाइपरटोनिक होता है या हाइपोटोनिक होता है, तो उनको उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो यही यहाँ पर डिस्कस करना है हमें। तो ये किस हवाले से हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये मैंने ऊपर तो लिख दिए तफसील थोड़ी सी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अगर चाहें तो इसको जो है आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये एक दो लाइनें कम हो जाएंगी। टू ओवरकम दीज ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स aquatic organisms have developed various adaptations। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एक्वाटिक एनिमल में क्या एडेप्टेशंस होती हैं तो उस पर हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि नंबर 1 आयन बैलेंस। जो आयंस का मतलब होता है, आयन किसे कहते हैं, जब किसी एलिमेंट पर कोई चार्ज आ जाता है तो उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर्स एक्टिवली transport ion across their epithelial
surfaces such as gills और स्किन, गिल्स या स्किन के ज़रिए जो है वो आइंस को वो या तो इनटेक करते हैं या गिवन आउट करते हैं, ताकि ये बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको मैनेज किया जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से, टू रेगुलेट द आयन कंसंट्रेशन इन देयर बॉडी। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक ये सबसे अहम बात है। बाकी आप इसमें मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें आंसर सर थोड़ा सा डिटेल में हम लिखना चाह रहे हैं, कुछ अगर चाह रहे हैं कि मुख्तसर आंसर लिखें तो वैसे तो यहाँ से यहाँ तक भी काफ़ी है। ठीक है, अब आप अगर चाह रहे हैं कि नहीं मज़ीद थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड आयन पम्प्स दैट मूव आयंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इनकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं, जिनके ज़रिए जैसे कि हम बात की है कि स्किन के अंदर होते हैं, गिल्स के अंदर पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ऐसे आयन की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन होते हैं जो आयन के लिए पंप्स का काम अंजाम देते हैं और उनको जो है वो बॉडी से या तो गिवन आउट करते हैं या इनटेक करने का काम करते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ जो होती हैं, जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, वो अपने गिल्स के ज़रिए मिट्टी में पानी में मौजूद जो आयंस होते हैं, जो मिनरल होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं फ्रेश वाटर फिशेस। जबकि जो मैरीन फिशेस होती हैं वो अपने गिल्स के ज़रिए जो आयंस हैं उनको रिलीज़ करने का काम करती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि एनिमल कौन सा है और इन्वायरमेंट कौन सा है। ठीक है, दूसरा है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस का मतलब है बॉडी के अंदर पानी का एक लेवल मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि एनिमल बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाए। वाटर बैलेंस, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस देयर एपिथेलियल सरफेस थ्रू ऑस्मोसिस। तो स्किन के जरिए, एपिथेलियल सरफेस का मतलब होता है स्किन, कि स्किन के जरिए ऑस्मोसिस का अमल हो सकता है और एनिमल बॉडी से एक्स ऑस्मोसिस के जरिए पानी निकल सकता है, तो उसको रोकने का इंतजाम किया जाता है ताकि बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन हो। दिस कैन इन्वॉल्व मैकेनिज्म सच एज द प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन और द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन। तो इस सिलसिले में एनिमल्स के अंदर एक दो तीन मैकेनिज्म है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से उनके रिलेटेड हैं, जैसे कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, क्योंकि उनको चारों तरफ से आसानी से पानी मिल रहा होता है, तो वो डाइल्यूट यूरिन अफोर्ड कर लेते हैं, तो आराम से वो डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देती हैं वो फिशेस। ठीक है, या फिर ये है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन। और अगर जो मैरीन फिशेस होती हैं तो वो क्या करती हैं कि वो अपने यूरिन के अंदर से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम कर लेती हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, व्हाई एनिमल एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब देखिए, मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, कुछ एनिमल आपने पढ़ा है कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, कुछ यूरिया, और कुछ एनिमल यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इसका देखिए दारोमदार जो होता है एनिमल, अब जैसे आंसर जहाँ से शुरू हो रहा है, एनिमल एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट डिपेंडिंग, अब ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? नंबर 1 मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, उनकी डाइट, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो इस सिलसिले में कुछ आगे अब बात की गई है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, एनिमल प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट product as a result of cellular metabolism. These waste product include carbon dioxide, water and nitrogenous compound. अच्छा देखिए, हमारा जो फोकस है सवाल का वो नाइट्रोजनस कंपाउंड पे ज़्यादा फोकस है, सच एज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अच्छा, वाटर कंजर्वेशन, एनिमल्स लिविंग इन एरिड का मतलब होता है जहाँ पर पानी ना हो, और वाटर स्कार्स इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट मोर कंसंट्रेटेड वेस्ट प्रोडक्ट टू कंजर्व वाटर। तो इसी तरह से अब यहाँ पर ये 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जिक्र किया गया है। जैसे यूरिक एसिड की बात की गई है ना, तो यूरिक एसिड जो है ये वो एनिमल एक्सक्रीट आउट करेंगे जिनको पानी बहुत ही मुश्किल से, ये बहुत ही कम अवेलेबल होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ये होता है कि
अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 ग्राम नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन है 1 ग्राम, और अगर इस नाइट्रोजन को अमोनिया की शक्ल में एक्सक्रीट आउट किया जाए तो ये इसको ज़रूरत पड़ेगी 500 ml वाटर की। ठीक है, और अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाए तो जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि एकदम से अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट हो गया तो पानी का जो लॉस है बॉडी से वो कितना कम हो गया। तो फ्रेश वाटर एनिमल जो होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर फिश हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर लेती हैं, लेकिन जो मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ये जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल हैं, वो कभी अमोनिया एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। वो या तो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे या फिर यूरिक एसिड। अच्छा, एक बुनियादी बात आप सबके ध्यान में होनी चाहिए कि बेसिकली एनिमल बॉडी में जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ये प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, तो उसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर ये इनिशियली जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो अमोनिया ही है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो एनिमल अगर अमोनिया अफोर्ड कर सकता है तो अमोनिया को बना के अमोनिया ही एक्सक्रीट आउट कर देगा। लेकिन अगर एनिमल को पानी कम मिल रहा होता है तो वो फिर या तो बनने वाली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है या फिर बनने वाली अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा करने के लिए एनिमल को अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करना पड़ती है, तब कहीं जाके अमोनिया यूरिया में या यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब 1 ग्राम नाइट्रोजन अगर यूरिक एसिड की शक्ल में एक्सक्रीट आउट किया जाए तो देखिए बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, 1 ml वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो डेजर्ट एनिमल हैं, जैसे कि वो हैं इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, यानी ये वो एनिमल्स की बात करें जिनको वाटर बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना, तो ये यूरिक एसिड को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे इंसान हैं या अगर हम बात करते हैं जो एम्फीबियंस हैं या जो मैमल्स हैं, ज़्यादातर वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और जो फिशेज़ हैं, फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं, वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। अच्छा, काउंटर करंट एक्सचेंज बेसिकली वाटर और मिनरल को बैलेंस करता है। ठीक है, और ये लूप ऑफ हेनले जो किडनी का रीजन है, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, वहां पर ये पाया जाता है। तो ये मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ किडनी फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनीज, पर्टिकुलरली इन रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसका मकसद जो है वो यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है और बॉडी में वाटर को कंजर्व करना। कंजर्व का मतलब होता है स्टोर करना, बचाना, पानी के लॉस को रोकना, और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है मिनरल्स। ठीक है, और मेन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मेन जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है, और बाइकार्बोनेट। ये मेन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं अगर ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस से बात की जाए। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, एन सोडियम, Na, ठीक है, K+, Cl-, HCO3-, ये मेन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। वो जो आपने देखा होगा, भी सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। ठीक है ना, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, तो उनको डॉक्टर कहता है कि नमक का इस्तेमाल कम करना है। अच्छा, वो इस एहतियात में क्या होता है, नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, तो उसका नुकसान, एडवर्स इफेक्ट ये होता है, अगर वो नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की तरफ चले जाते हैं, या डायरिया की कंडीशन में बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है ये। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रोलाइट पे ही डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी, 6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। रोल ऑफ किडनी इन किडनी एज एंडोक्राइन ऑर्गन।
किडनी जो है वो एंडोक्राइन ऑर्गेन का रोल भी प्ले करता है। वैसे तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, लेकिन एंडोक्राइन ऑर्गेन, अब अगर आप एंडोक्राइन कर रहे हैं तो एंडोक्राइन का नाम जहन में आता है तो इसका मतलब है वो फौरन जहन में आता है हमारा हार्मोन्स का तस्वर। ठीक है, हार्मोन्स का तस्वर। तो किडनी 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, उनमें से पहले हार्मोन का नाम है रेनिन, रेनिन हार्मोन कहलाता है ये रेनिन हार्मोन है। और दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये 2 हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि पहला हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। अगर मुख्तसर बात करें तो रेनिन हार्मोन का जो काम है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेनिन, अच्छा अब वो कैसे करता है, उसका एक पूरा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में ना। मैकेनिज्म ये है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये एक सिस्टम है हमारी बॉडी में। बुक में ये सिस्टम हमारे बुक में डिस्कस किया गया है। तो ये एक निज़ाम है। ठीक है, अब ये जो निज़ाम है ये रेनिन प्रोडक्शन, किडनी से रेनिन की सिक्रीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मेन इसका फोकस होता है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अच्छा, द किडनी प्रोड्यूस एंड रिलीज द हार्मोन रेनिन। ठीक है, किडनी जो है वो रेनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। कब और किन कंडीशंस में? लो ब्लड प्रेशर कब करते हैं? जब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, या फिर कब करते हैं? जब सोडियम लेवल कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब जरा देखिए क्या है। रेनिन इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट अल्टीमेटली लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या चीज है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, यानी ये बनता है, बनाया जाता है। ठीक है, वैसे होता है एंजियोटेंसिन। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लड में रेनिन आता है तो रेनिन के साथ मिलकर ये एंजियोटेंसिन जो होता है ये एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। और इसका बेसिक काम क्या होता है? अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर। वेजोकंस्ट्रिक्टर किसे कहते हैं? पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर। वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल का श्रिंक हो जाना। तो ये ब्लड वेसल को श्रिंक करता है। तो जब ब्लड वेसल श्रिंक होती है, याद रखिएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ऊपर कहा गया ना कि ब्लड प्रेशर कम हो गया था तो तब ये बना था ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एंजियोटेंसिन 2 बनाया जाता है, जो कि पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। यानी कि ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। दूसरा काम क्या करता है? रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने को तेज कर देता है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का ताल्लुक है एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, तो जब एंजियोटेंसिन 2 सर्कुलेट करता हुआ किडनी के अंदर से गुजरेगा, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर से गुजरेगा, तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा एड्रीनल ग्लैंड। अब ब्लड में एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी आ गया। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम आपने पढ़ा है, वो अलग से लिखा हुआ है कि ये हमारे किडनी के अंदर से सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्योंकि आपने देखा था कि कब सिक्रीट होता रहने, जब सोडियम आयन का ब्लड में लेवल कम हो गया था। तो जो यूरिन के जरिए सोडियम आयन का लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा। वजह ये कि एंजियोटेंसिन 2 की वजह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन आ गया। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम ये होता है कि ये किडनी के अंदर से जो सोडियम आयन यूरिन की शक्ल में जा रहे थे, यूरिन की शक्ल में रिलीज होने वाले थे, उनको दोबारा से किडनी से निकालेगा, यूरिन में से निकालेगा और ब्लड सर्कुलेशन को रिटर्न करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से, आपको थोड़ा सा शायद बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो। देखें, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इसको एक फ्लो चार्ट की शक्ल में लिख दूं, मैं कह रहा हूं कि लो ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, या फिर एक कंडीशन है ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, या फिर डिक्रीज, ये देखिए ये साइन है डिक्रीज का, डिक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में सोडियम लेवल कम हो गया। अगर ये सूरत हाल होगी तो ऐसी सूरत में किडनी जो होता है, किडनी के अंदर से रेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, किडनी के अंदर से रेनिन हार्मोन सिक्रीट हुआ। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, रेनिन को हार्मोन भी कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। बुक में एक जगह पर इसको एंजाइम लिखा हुआ है, एक जगह पर हार्मोन लिखा हुआ है, दोनों हैसियत में काम करता है। ठीक है, अब ये आ गया हार्मोन है ना, तो कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा।
अच्छा, ये जब ब्लड में आता है तो हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन, लेकिन रेनिन हार्मोन इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन क्या बन गया, एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ये दो काम कर रहा है। ठीक है, इसका पहला काम ये है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रहा है, यानी ब्लड वेसल को श्रिंक कर रहा है। जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। आप ध्यान में रखिएगा ना कि कब हुआ था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया गया। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है बच्चों एंजियोटेंसिन का, वो किसके ऊपर है, दूसरा जो इसका असर पड़ता है वो एड्रिनल ग्लैंड पर ये एक्ट करता है। इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पर, और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है एंड एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट टू सीक्रेट एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम ये होता है कि इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम किडनी। और किडनी में कहा, यूरिन के अंदर जो सोडियम आयन है वहां से सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करने का मतलब है यूरिन में से सोडियम आयन निकलेंगे, ब्लड में चले जाएंगे। तो आपने देखा ना ये कब सीक्रेट हुआ था, जब सोडियम आयन का लेवल कम हो गया था तो सोडियम आयन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, दूसरा जो बच्चों हार्मोन है उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये सेकंड जो हार्मोन है काम इसका क्या है, द किडनीज प्रोड्यूस एंड रिलीज एरिथ्रोपोइटिन, अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशंस बतानी है। ठीक है ना, तो ट्रांसप्लांट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं, हो सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन रिस्क होता है इनका। क्या क्या चीजें, द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम, या रेसिपिएंट क्या है, जो पेशेंट है उसको रेसिपिएंट कह रहे हैं, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है मे रिकॉग्नाइज, पहचान लेता है। किसको पहचान लेता है, ट्रांसप्लांटेड किडनी को, यानी ये पहचान जाता है इम्यून सिस्टम कि ये जो किडनी लगाया गया है ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये किसी और बॉडी से यहाँ पर ग्राफ्ट किया गया है। तो अगर ऐसा होगा तो याद रखिएगा कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन ऑर्गन, फॉरेन सेल को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो पैथोजेंस को ट्रीट करता है, यानी उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज बना के उस ऑर्गन को या उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, एज अ फॉरेन टिश्यू उसका अगर इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाए कि ये फॉरेन टिश्यू है, ठीक है, एंड अटैक इट, और उसके ऊपर ये अटैक शुरू कर देता है, दिस इज नोन एज रिजेक्शन एंड कैन अकर डिस्पाइट इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस। तो इसके लिए क्या है, रिजेक्शन हो जाती है। अच्छा, और इसके लिए देखिए जो रिजेक्शन है, जब हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए पेशेंट के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वीक रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो है वो पेशेंट को ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक कर देती हैं। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये फॉरेन है। ठीक है, जब उसको पहचान ही नहीं पाएगा तो बॉडी उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये उसका तरीका होता है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये है कि इम्यून सिस्टम को वीक रखा जाए, तो उसके लिए इम्यूनो सप्रेस्ड मेडिसिन्स दी जाती हैं पेशेंट को। ठीक है, ताकि ट्रांसप्लांट जो है वो उसकी जो रिजेक्शन है या उसकी जो ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशन है उसको किसी तरह अवॉइड किया जा सके। ठीक है, acute rejection typically occur within the first few months after transplant। अच्छा, अब ये जो मामला है इसका ताल्लुक जो है वो चंद मंथ, जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके शुरू के चंद महीने बड़े क्रूशल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
कि बॉडी जो है वो उसका इम्यून सिस्टम, तो इतने अरसे जो है वो पेशेंट का उसका ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक करने का काम करती हैं। अच्छा, फिर उसमें फिर एक और मामला आता है कि जब आप पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक कर देते हो तो उसमें पेशेंट को इन्फेक्शंस का ख़तरा बढ़ जाता है। तो जब इन्फेक्शंस का ख़तरा बढ़ जाता है तो उसको कवर करने के लिए फिर साथ में पेशेंट को जो है वो एंटीबायोटिक्स देना पड़ती हैं। तो एक तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यून सिस्टम को वीक करने वाली मेडिसिन जिनको हम इम्यूनोसप्रेस्ड ड्रग्स कहते हैं, और उसमें बुक में हमारे एक नाम लिखा हुआ है इम्यूनोसप्रेस्ड ड्रग का, उसका नाम है, यानी ये दवाओं का ग्रुप है साइक्लोस्पोरीन्स, ठीक है। ये इम्यूनोसप्रेस मेडिसिन कहलाती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स, ठीक है। तो जब ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो पहले इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी जाएंगी, फिर पेशेंट के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए एंटीबायोटिक दी जाएंगी, और जब कुछ अरसे के अंदर जब बॉडी जो है वो उस ऑर्गेन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर ये जो मेडिसिन हैं, ये जो एंटीबायोटिक और ये इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन का जो इस्तेमाल है इसको फिर रोक दिया जाता है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आंसर यकीनन आप अगर बेहतर है कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि ये कि आपके पास ये आंसर जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया होगा यकीनन, ठीक है। मैं मज़ीद इसको नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि, ठीक है। अब आप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपके पास मुकम्मल आंसर भी चले गए हैं, ठीक है जी। उम्मीद है अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये आपका एक चैप्टर हमने करवा दिया, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद चैप्टर्स के जो